हेलो एवरीवन। लास्ट हमने स्टार्ट किया था हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसकी क्लास 1 ही हुई थी। आज हम क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि डिज़ास्टर होता क्या है, आपदा क्या होती है, प्रबंधन करने के लिए क्या क्या कार्य होते हैं, या वो किस आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 38, 39 था, आर्टिकल 51 A, G था, जिसमें हमने नागरिकों का कर्तव्य कि वो कैसे पर्यावरण की रक्षा करें, ये सब में पढ़ा था। और किस लिस्ट में आता है हमारे संविधान की, हमने वो भी किया था कि सूची 7 में आता है। आज हम उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो आया था उसके बारे में कुछ पॉइंट्स, कि वो कब आया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो जो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम है, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बोलते हैं। क्या होता है ये? डिजास्टर, आपदा डिजास्टर प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट। अधिनियम क्या होता है? एक्ट। क्या होता है? अधिनियम बेटा। अधिनियम होता है आपका, क्या हो गया पेन के, मैनेजमेंट। एक सेकंड रुको बेटा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन सा? 2005। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, अधिनियम लागू होने की तिथि क्या थी? इसकी वैसे इंपॉर्टेंट डेट है वो 23 दिसंबर 2005 भी आ जाती है कहीं कहीं, 23 दिसंबर 2005। ठीक है, इन दो डेट्स को याद रखना, क्योंकि कई जगह आपको 2023 दिसंबर देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 26 दिसंबर देखने को मिलेगा। 2005 को क्या हुआ था? इस अधिनियम को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि जो डिजास्टर हो रहा है, जो आपकी आपदाएं आ रही हैं, इनकी रोकथाम करना, इनकी तैयारी करना, उस पर रिस्पॉन्स देना और उसको रिहेबिलिटेट करना, यानी कि उसकी रोकथाम करना, तैयारी करना, प्रतिक्रिया करना और पुनर्वास की व्यवस्था करना। जो आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, ये किसके द्वारा पारित किया गया था? ये संसद द्वारा पारित था। किसके द्वारा पारित किया गया? संसद के द्वारा पारित किया गया। जो आपकी ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसकी संरचना क्या है? आप संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 4 डिपार्टमेंट आए। कौन कौन से आए? एक तो आया आपका एनडीएमए, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसके अध्यक्ष आपके पीएम होते हैं। दूसरा एसडीएमए, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष आपके सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये होते हैं। फिर था आपका डीडीएमए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम डीएम बोल देते हैं। और था आपका राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, एनईसी। क्या है? एनईसी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बेटा? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके कैबिनेट सचिव। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव। ये क्या थी? इसकी फॉर्मेशन थी डिजास्टर मैनेजमेंट की 4 डिपार्टमेंट की। ठीक है, फिर आपका ये आ जाता है कि आपदा प्रबंधन में विभिन्न बलों की भूमिका क्या है, जो हमने कल किया था ना, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसकी क्या भूमिका है? जो आपकी एनडीआरएफ है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बेटा 2006 में। कब हुई थी? 2006 में, 2006 में। जो आपकी एनडीआरएफ है, इसका काम क्या है? राहत और बचाव कार्य का।
ठीक है, जैसे आपकी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये क्या करते हैं, ये अतिरिक्त सहायता के लिए काम आते हैं। जो आपका बहुत बड़े पैमाने पर, मान लो कहीं बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि मान लो आदमी डूब रहे हैं, ठीक है, एक तो बह रहे हैं, एक डूब रहे हैं, बहने में और डूबने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहां पे आपकी, जैसे अभी पंजाब में हुआ था, तो वहां पे आर्मी भी आई थी, आपकी एयरफोर्स भी आई थी, ठीक है। तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना कब आती है, जब बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का कार्य करना हो। और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी कब आती है, जब अतिरिक्त सहायता की जरूरत हो। और होमगार्ड व सिविल डिफेंस किस लिए होते हैं, स्थानीय सहायता के लिए। और आपके जो एनजीओ, रेड क्रॉस, ये होते हैं, ये आपकी सामाजिक सहायता के लिए होते हैं। ये होती है फोर्सेस जो एनडीआरएफ में यूज होती है, ठीक है, एनडीआरएफ की भूमिका निभाते हैं जो लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमने देखा था कि आपदा कितने प्रकार की होती है। हमने कल किया था कि आपदा कितने प्रकार की होती है। हमने कहा था कि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो जो आपकी नेचुरल हो, जिसको हम प्राकृतिक बोल देते हैं, एक होती है आपकी मानव जनित, मैन मेड। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, और मानव जनित में कौन कौन सी आती है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। आज हम करते हैं डिटेल में। तो देखिए, प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का विवरण अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, नेचुरल, भूकंप, यानी कि जो आपका अर्थक्वेक है। फर्स्ट में आपका नेचुरल, आप क्या करोगे कि भूकंप आता है। भाई भूकंप कैसे आता है, भूकंप नेचुरल आता है। और अब तो भारत को क्या बना दिया है, बताओ क्या बना दिया है। भारत में अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बहुत डेंजर जोन के अंदर भारत की कौन कौन सी प्लेट्स आ चुकी हैं, कोई बता सकता है। जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया है वो किस में आ गया है, किस में आ गया है, हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया भारत का रेड जोन में आ गया भाई। किस जोन में आ गया है, रेड जोन में आ गया। अब ये कह रहा है कि ये बताओ भूकंप कैसे, अब आप मुझे बताओ कि भूकंप समझाना पड़ेगा कि भूकंप कैसे आता है, क्योंकि भूकंप वैसे किसका पार्ट है, भूकंप किसका पार्ट है, जियोग्राफी का, साइंस का। भूकंप को मापते किससे हैं, किससे मापते हैं, कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था। किससे मापते हैं भाई भूकंप को, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र, सिस्मिक जोन कितने हैं, 5 जोन हैं। कौन कौन से, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, ठीक है। जोन 1 तो बिल्कुल आपका नॉर्मल ऐसा होता है कि ये लगा लो कि जहाँ पे हल्का आपको ये फील भी नहीं होगा कि भूकंप भी आके चला गया क्या, ठीक है। वो क्या होता है आपका सिस्मिक जोन होता है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड के लिए रुकना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहे थे हम लोग, किस पे थे, भूकंप। क्या होता है भूकंप, आपने एक चीज की होगी, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ को मैंने इस हिस्से में काट लिया है, इस हिस्से में अर्थ को काट लिया है। ये क्या होती है हमारी क्रस्ट, क्रस्ट होती है। सेकंड लेयर कौन सी होती है, मेंटल। थर्ड लेयर कौन सी होती है, कोर, यही होती है। तो क्या होता है जब पृथ्वी की क्रस्ट में यहां पे अचानक से कुछ वेव्स उत्पन्न हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं ना, कि इसमें कंपन उत्पन्न हो जाए तो वो क्या होती है, भूकंप होता है। जैसे आप भूकंप को भी ये लगा लो कि भूकंप भी 2 टाइप का होता है। भूकंप कितने प्रकार का होता है, 2 कारणों से आता है। कौन कौन से कारण है भूकंप आने के, यहाँ लिख लेते हैं हम अच्छे से। भूकंप आने के दो कौन कौन से कारण है भाई भूकंप आने के। नेक्स्ट पेज पे समझ लें इस चीज को, पेज ऐड ही कर देती हूँ, रुको मैं। देखिए
हम कर रहे थे भूकंप। क्या कर रहे थे? भूकंप। क्या होता है भूकंप? पृथ्वी की क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। क्या कह देंगे हम? पृथ्वी की क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाली कंपन क्या होती है? भूकंप कहलाती है। क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है। भूकंप आने के कारण कितने हैं? क्या कारण है भूकंप आने के? भूकंप आने के दो कारण हैं। दो कारण हैं। कौन सा? एक तो जो आपका मानवीय कारण है, दूसरा क्या है आपका? नेचुरल, प्राकृतिक कारण है। यही दो कारण है भूकंप आने के। मानवीय कारण में कौन कौन सा हो जाएगा? मानवीय मीन्स आपका क्या हो गया? मैन मेड। प्राकृतिक मीन्स जो नेचुरल तरीके से आते हैं। ठीक है। मानवीय कैसे आते हैं भाई भूकंप? जैसे आपका क्या हो गया? परमाणु परीक्षण हो गया, बांध का निर्माण हो गया, लगातार सड़क बनाने के लिए खुदाई होगी। इनके लिए क्या होती है? बांध, सड़क के लिए लगातार धरती की खुदाई करना। ठीक है। ये क्या हो गया? आपके मैन मेड हो गए। अब आ जाए प्राकृतिक में कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक में प्लेटों का, जब प्लेट आपस में टकरा जाए, प्लेटों का आपस में टकराना, या तो प्लेट क्या हो? स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड का मतलब क्या है? सबडक्शन, स्प्रेडिंग और लेटरल स्लाइडिंग, ये तीन प्रकार के होते हैं भाई। सबडक्शन क्या होता है? सबडक्शन क्या होता है? मान लो एक प्लेट तो ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, ठीक है। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। जब ये प्लेट आगे बढ़ते बढ़ते ये तो चढ़ जाए इसके ऊपर और ये आ जाए इसके नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? सबडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबडक्शन। इसकी वजह से भूकंप आता है। एक जो ये आपकी प्लेट्स हैं, ये प्लेट, ये तो सबडक्शन हो गया। अब यही प्लेट अगर आपकी एक तो प्लेट यहाँ जा रही है और एक प्लेट यहाँ जा रही है और इनके बीच में यहाँ घर्षण पैदा हो जाए, ये एक दूसरे से घिसने लग जाएं, तो इसको हम कहते हैं, ये तो नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं लेटरल स्लाइडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? लेटरल स्लाइडिंग। क्या बोलते हैं? लेटरल स्लाइडिंग। अब दूसरा, अब मान लो एक प्लेट ये है, ये प्लेट तो जा रही है यहाँ पे सरकती और ये प्लेट जा रही है यहाँ पे सरकती, स्प्रेड हो रही हैं प्लेट्स। कैसे हो रही हैं? स्प्रेडिंग। इसको हम बोलते हैं स्प्रेडिंग प्लेट्स। ठीक है, कि प्लेट्स फैलाव कर रही है, एक नॉर्थ को जा रही है, एक साउथ को जा रही है, या ईस्ट वेस्ट लगा लो, एक ईस्ट को जा रही है, एक वेस्ट को जा रही है, तो उनके बीच में गैप तो आ रहा है ना, उनके बीच में गैप तो आ रहा है, यानी कि लावा है या कुछ भी, वो उनके बीच में हलचल मचा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या आता है बेटा? भूकंप आता है। तो आई गेस आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भूकंप आने के कारण क्या है, मैन मेड और नेचुरल कैसे कैसे हैं। फिर बात आ जाए भूकंपीय तरंगे। क्या बात आ जाए? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे देखो बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं? भूकंपीय तरंगों को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, ये कितने टाइप की होती हैं भूकंपीय तरंगे? कितने टाइप की होती हैं भूकंपीय तरंगे? बताओ मुझे। आपकी जो भूकंपीय तरंगे हैं बेटा, ये 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक जिसको हम बोल देते हैं पी वेव्स। जो ये पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स हैं। पी वेव्स का मतलब क्या है? प्राइमरी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंग। ठीक है। सेकंड कौन सी है? आपकी एस वेव्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी तरंग। ठीक है, द्वितीयक। थर्ड कौन सी होगी आपकी? एल वेव। लव वेव नहीं,
एल वेव, जिसको हम बोलते हैं दीर्घावधि तरंगे। क्या बोलते हैं? दीर्घावधि तरंगे। तो हमारी भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स, यानी कि दीर्घावधि तरंगे। अब देखो जो ये पी वेव है आपकी, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी वेव है जो स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ज्यादा नुकसान करती है, कौन सी कम नुकसान करती है। अब हमें वो चीज भी तो देखनी है ना बेटा कि कौन सा क्या करता है। ठीक है, तो अभी देखिए आप, पी वेव्स हैं जो, इनकी गति कैसी होती है? पी वेव्स की गति, बीच में हम पार्टीशन कर ही ले तो ठीक रहेगा। पी वेव्स की गति कैसी होती है? इसकी गति सर्वाधिक होती है। कैसी गति होती है इसकी? सर्वाधिक गति होती है। कैसी गति होती है? सर्वाधिक गति होती है। ये जो है इसकी गति कैसी होती है? सेकेंडरी वेव्स की, इसकी गति पी से कम होती है, यानी कि पी वेव्स से कम होती है सेकेंडरी की गति। इसकी गति पी वेव्स से कम होती है। अब बात आ जाए आपकी एल वेव की, इसकी गति कैसी होती है? इसकी गति सबसे कम होती है। इसकी गति क्या होती है भाई? सबसे कम गति होती है किसकी? एल वेव की। अब बात आ जाए पी वेव, यानी कि आपकी जो प्राइमरी वेव्स हैं वो कैसी तरंगे हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो सेकेंडरी वेव्स कैसी हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं बेटा? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे मीन्स ये कैसे वेव करती हैं? जैसे आपकी लाइट आता है ना, प्रकाश चलता है, ये वैसे करते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं लाइट वेव। ठीक है, जैसे लाइट प्रकाश अपनी तरंग छोड़ता है वैसे ही ये छोड़ते हैं। फिर बात आ जाए कि भाई एल वेव्स कैसी हैं? एल वेव्स ये अनुदैर्घ्य भी है और ये अनुप्रस्थ भी है। ठीक है, एल वेव क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बो ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स। ठीक है, तो फिर दिमाग में आएगा भाई ये तो प्राइमरी वेव्स भी आ गई, सेकेंडरी वेव्स भी आ गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी एल होती हैं, एल वेव्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा तो ये बताओ भाई अनुप्रस्थ तरंगे कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे ये क्या नुकसान करती हैं? कैसा नुकसान करती हैं? इससे पहले आते हैं अब हम पी वेव्स पे। तो देखो ये सबसे खतरनाक है, सबसे कम खतरनाक होती हैं आपकी प्राइमरी वेव, सबसे कम खतरनाक, और सबसे ज्यादा एल वेव। इसकी जो तीव्रता है, सेकेंडरी वेव की तीव्रता जो है वो पी वेव्स से तीव्रता कम है, यानी कि ये और भी कम खतरनाक है। ठीक है, जो आपकी पी वेव्स हैं ये ठोस में तेज गति से चलती हैं और तरलता में ये मंद गति से चलती है। ठोस में तीव्र गति से और तरलता मीन्स जो आपका मैग्मा वैग्मा हो गया, में मंद गति से चलती है। लेके तो आई थी आपके लिए मैं पीपीटी, लेकिन करवाना पड़ रहा है मुझे ऐसे। ठीक है, तो और जो आपकी एस वेव्स हैं ये किस में चलती हैं? ये केवल ठोस में चलती हैं। ये केवल ठोस में चलती हैं। भाई बेसिक करना भी बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट करवा दूं फिर फायदा क्या है? देखो जो आपकी ये वेव्स हैं, भूकंप जैसे उठता है, ये मान लो कोई एरिया है, ये 3 एरिया मान लो कि ये एरिया ए है, ये एरिया बी है और ये एरिया आपका सी है।
ठीक है, यहां पे ये जो है, मान लो यहां पे भूकंप आया, भूकंपीय तरंगे ऐसे गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, ये भूकंपीय तरंगे गई हैं, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये भूकंपीय तरंगे। तो जो ये पॉइंट है जहां से भूकंप आया है, इसको हम कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, यानी कि भूकंप मूल। क्या बोलते हैं कि भाई भूकंप मूल, इसका मीनिंग क्या होता है? फोकस क्या होता है? वो स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों का उद्गम हुआ है, यहां से भूकंप तरंगों का क्या हुआ है? भूकंप तरंगों का उद्गम हुआ है, यहाँ यानी कि यहाँ इनका जन्म स्थान हुआ है। ठीक है, ये लगा लो। और ये वेव्स क्या है? आपकी भूकंप तरंगे हैं। ये कहाँ पर जाके, मान लो यहाँ पे कुछ है जिसने रिकॉर्ड कर लिया, भाई यहाँ इस एरिया पे महसूस हो गया किसी को भूकंप, तो इसको हम क्या कह देंगे? एपी सेंटर। क्या कह देंगे? एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या होता है? जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस हो। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एपी सेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है, यानी कि भूकंप मूल क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो चलो अब हम करते हैं, आते हैं हमारे नोट्स पे कि हमारी पीपीटी हमें क्या कह रही है। अब हम वो करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पीपीटी। भूकंप, भूकंप का माप किससे होता है? भूकंप का माप रिएक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से होता है। वैसे ही भूकंप का जो मापन होता है ना, ये 3 तरह से होता है। कितनी तरह से होता है मापन? यहां करवा दूं ये मापन। वैसे ना 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से, छोटा ही लिख देते हैं, 3 टाइप से होता है। एक तो आपका रिएक्टर स्केल हो गया, एक आपका मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बोल दो, या इसको ही आप मर्केली स्केल भी बोल दो, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल। और एक और होता है तीसरा, और कौन सा होता है बेटा? इसमें तीसरा और होता है, यहां करके लिख रही हूं, रोसीफेरल। क्या? रोसीफेरल। रोसीफेरल। अब रिएक्टर स्केल कैसा होता है? ठीक है, इस पे ना जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 अप टू 9 तक। ठीक है, आपका जो ये मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है, यानी कि जो मर्केली स्केल है, इसमें जो काउंटिंग होती है बेटा वो होती है 1 to 12 तक की। कितनी होती है? 1 to 12 तक की। और जो आपका रोसीफेरल है उसमें काउंटिंग होती है आपकी 1 to 11 तक की। इस चीज को याद रखना बस, 1 to 11 तक की। ठीक है, तो मापने के लिए हम क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ का यूज। सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन करता है। सिस्मोग्राफ, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो रिएक्टर स्केल होता है, एक मर्केली स्केल होता है, एक रोसीफेरल स्केल होता है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र यानी कि सिस्मिक जोन्स कौन से हैं आपके? जोन 2 जिसमें बहुत कम जोखिम हो, जोन 3 मध्यम जोखिम हो, जोन 4 जिसमें उच्च जोखिम हो, जोन 5 अत्यधिक जोखिम हो, जैसे आपका हिमालयी क्षेत्र हो गया, कच्छ हो गया, गुजरात का अंडोमान एंड निकोबार हो गया। ठीक है, जैसे आपका गुजरात भूकंप आया था 2001 में। कब आया था? 26 जनवरी 2001 में। ठीक है, गणतंत्रता दिवस के दिन आया था। तो कितने जोन होते हैं? जोन 2 जिसमें कम जोखिम हो, जोन 3 जिसमें मध्यम जोखिम, जोन 4 उच्च जोखिम, और अब तो कौन सा जोन दे दिया है भारत ने? अब दे दिया है जोन 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? बाढ़, फ्लड। प्राकृतिक आपदा में दूसरा क्या है? फ्लड, बाढ़। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, और अब तो आप बात करोगे किसकी? हिमाचल प्रदेश की भी, उत्तराखंड की भी, क्योंकि अभी करंट में आया है। पंजाब भी, आपका हरियाणा भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी आई थी। बाढ़ का कारण क्या है? नदियों का उफान ज्यादा होना, अत्यधिक बारिश होना, या आपके डैम का टूट जाना, यानी कि बांध का टूट जाना। जैसे
और इसके लिए बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए प्रमुख योजना कौन चला रहा है? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रक कार्यक्रम 1954 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है बाढ़ को रोकने के लिए, यानी कि ये क्या है? आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट है। फिर आ गया क्या आपका? साइक्लोन चक्रवात। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे अधिक साइक्लोन आते हैं भाई। माप किससे करते हैं हम? सैफिर सिम्पसन स्केल से। किससे करते हैं? सैफिर सिम्पसन स्केल से हम किसका मापन करते हैं? चक्रवात का मापन हम किससे करते हैं बेटा? चक्रवात का मापन हम किससे करते हैं? सैफिर सिम्पसन स्केल से हम किसका करते हैं? चट्टान का कह रही हूं, चक्रवात का। ठीक है। और भारत में चक्रवात प्रवाहित राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। उदाहरण जैसे आपका उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया था 1999 में। ठीक है, कब आया था उड़ीसा साइक्लोन? कब आया था भाई? जिसके बाद फर्स्ट स्टेप उठा लिया था कि भाई अब तो हमें आपदा मैनेजमेंट का करना ही पड़ेगा। कब आया था वो? कब आया था? 1999 में ना, ओडिशा साइक्लोन, उड़ीसा सुपर साइक्लोन जिसको बोलते हैं हम लोग। भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली को बदलने का सबसे बड़ा कारण ही क्या था आपका? उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया था, क्योंकि ये जो साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, इसमें बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी। फिर आपका जैसे हुदहुद 2014 आया, फानी 2019 आया। ये साइक्लोन आए आपके कौन कौन सा? हुदहुद 2014 में, फानी 2009 में। जो ये हुदहुद और फानी है बेटा, इनके ये नाम दिए गए हैं चक्रवातों के। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा? सुनामी क्या था? समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न विशाल लहरें। एक तरह से ये लगा लो भूकंप ही होता है। बस क्या होता है कि जो हमारे ये उठता किस में है? ये हमारे महासागरों में उठता है, जिसकी वजह से लहरें बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाती हैं। हाइयर होने की वजह से वो जो हमारे तटीय क्षेत्र है उनको बहा देती है। ठीक है, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर सुनामी आया था, जिससे आपका जो ये वाला एरिया था हमारा, ये वाला एरिया ये काफ़ी ग्रस्त हो गया था, साउदर्न एरिया। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था आपका। कहाँ हुआ था? साउदर्न, हमारे कहाँ हुआ था भाई? साउदर्न इंडिया में हुआ था ना। चलो, इसको क्या नाम दिया था? हिंद महासागर सुनामी। फिर आपका क्या आ गया? सूखा मतलब भाई बारिश कम हो रही है। सामान्य वर्षा से 75% से कम वर्षा होने पर हम क्या कह देते हैं कि भाई इस बार तो सूखा पड़ गया। ठीक है, सूखा प्रभावित राज्य जैसे आपका राजस्थान हो गया भाई। ठीक है, राजस्थान में तो सूखे पड़ने की वजह से क्या होता जा रहा है भाई? मरुस्थलीयकरण होता जा रहा है। ठीक है, मरुस्थलीयकरण होता जा रहा है। मरुस्थलीयकरण किस लिए होता है? मरुस्थलीयकरण क्या प्रक्रिया होती है? मरुस्थलीयकरण प्रक्रिया वह होती है जिसमें शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों की भूमि जलवायु परिवर्तन तथा मानव गतिविधियों के कारण धीरे धीरे बंजर हो रही है। ठीक है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, ये सूखा एरिया है। आंध्र प्रदेश भी और कर्नाटक भी। एक और लिख लो, कर्नाटक में भी सूखा पड़ता है। ठीक है, मानव जनित आपदाओं का विवरण कैसे हो गया? जैसे आपकी औद्योगिक दुर्घटना होगी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी केस आया था कब? 1984 में। परमाणु, अब देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया? हमने देख लिया कि भाई प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती है? भूकंप होगी भाई, सुनामी होगी, चक्रवात होगी, सूखा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं मानव जनित आपदाओं का विवरण। औद्योगिक दुर्घटना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। परमाणु दुर्घटना, फुकुशिमा के लिख रखा है, हिरोशिमा। अच्छा, जैसे परमाणु दुर्घटना हुई थी कि भाई जब आपका टेस्टिंग चलती है तो उस टाइम जो घटना घटा दी इन्होंने, वो चीज़ बता दी। वैसे आप जापान का भी इसमें एक लिख सकते हो, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी। एक सेकंड रुकना। हिरोशिमा एंड नागासाकी,
इन सब के बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। परमाणु दुर्घटना जैसे आपका फुकुशिमा 2011 और चेरनोबिल 1986 वाला, ये क्या थी, परमाणु दुर्घटना थी। आगाजनी क्या होता है, जैसे दिल्ली उपहार सिनेमा में 1997 में भगदड़ मच गई थी। और अभी जैसे आईपीएल में विराट कोहली को देखने के लिए हमारी आम जनता गई थी, वहां पे भगदड़ मच गई थी। तो उससे भी क्या हुई, मानव हानि तो हुई थी, वो भी एक तरह की हमारी क्या थी, आपदा थी। भगदड़ मचना भी हमारी क्या होती है, आपदा होती है। जैसे भीड़ भगदड़ कई धार्मिक मेलों में होते हैं, आगजनी उसमें हो गया 1997 में। एक सेकेंड रुकना बेटा। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ओके। चलो भाई, इससे नेक्स्ट का करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे थोड़ा काम आ गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।